आज का अपना टॉपिक है बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए, प्रीवियस क्लासेज में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट देखा था। इसमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का काफी मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो देखते हैं हम कि आखिर बोहर मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट है, इसने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इसमें क्या क्या कमियां रही, ये अपन यहाँ पे बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, बोहर का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड के मॉडल का ही फर्दर इम्प्रूवमेंट है। और ये इसने रदरफोर्ड और जे थॉमसन के साथ काम भी किया था बोर्ड ने। तो उसने रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव किया, उसकी कमियों को दूर किया और अपना एक मॉडल दिया जो मेनली हाइड्रोजन एटम के लिए था। इस मॉडल का सबसे पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, जिनकी एनर्जी फिक्स होती है और रेडियस भी फिक्स होती है, उसमें रिवॉल्व होते रहते हैं। इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को बोहर ने ऑर्बिट, अलाउड एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ ऑर्बिट, अलाउड एनर्जी स्टेट और स्टेशनरी स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in circular path of fixed radius and energy. These circular path is known as, क्या क्या नाम दिया इनका? ऑर्बिट, अलाउड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। ये नाम बोहर ने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को दिया। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, जो कि रदरफोर्ड की कमी थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता है तो एनर्जी इमिट करेगा, लेकिन बोहर ने कहा कि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो फिर चेंज कब आता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज तभी आता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, यदि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, यहां बना देता हूं, ये अपना न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर हम ऑर्बिट बना देते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1, इसके लिए n = 2, इसके लिए n = 3। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इसने हाइड्रोजन के लिए कहा है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल कंडीशन में n = 1 में रहता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन n = 1 में है तो ये ना तो एनर्जी इमिट करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसकी जो एनर्जी है वो n = 1 ऑर्बिट में n = 1 एनर्जी लेवल में n = 1 स्टेशनरी स्टेट्स में
फिक्स रहेगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन या तो n = 1 से 2 3 and so on पे जाएगा, मतलब अपग्रेड होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसी से हायर स्टेट में जाना है तो एनर्जी की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन डाउनग्रेड होता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो क्या करेगा, ये एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स एनर्जी इन फिक्स्ड ऑर्बिट विथ टाइम, इट गेन और लूज एनर्जी ओनली when it transferred from one orbit to another orbit, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तभी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। थर्ड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है तो इसकी एब्जॉर्ब्ड या इमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका फॉर्मूला बोहर ने दिया था। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है तो उसकी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू = डेल्टा ई अपॉन एच होती है। इसे बोहर का फ्रीक्वेंसी लॉ कहा जाता है। तो ये अपना थर्ड पोस्टुलेट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एनर्जी इज गिवन बाई न्यू = डेल्टा ई अपॉन एच, और न्यू = EF माइनस EI अपॉन H। यहां पर EF क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल का एनर्जी है, और EI क्या है, ये लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी है। H आपका यहां पर प्लांक कांस्टेंट है। हियर EF = एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट्स, और EI एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट्स। H है प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल / सेकेंड्स, ठीक है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 3 में जाता है, तो यहां पर EF हो जाएगा आपका 3, अर्थात हम क्या कहेंगे E3, और EI हो जाएगा आपका 1, अर्थात हम क्या कहेंगे E1, ठीक है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन 2 से और कहां जाता है, 3 में जाता है, तो E1 तो हो जाएगा 2 और E3 हो जाएगा, सॉरी E2 हो जाएगा आपका 3। दिस कॉल्ड बोहर्स
फ्रीक्वेंसी लो। ठीक है, 3 पोस्टुलेट हो गए अपने। अब चलते हैं अपन 4th पोस्टुलेट पे। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है कि इन फिक्स्ड लेवल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स होती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये इसका 4th पोस्टुलेट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ revolving electron is quantized only those energy levels are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं हम? मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला होता है mvr। हम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं तो ये हो जाएगा mevr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी, लेकिन क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 1.5 1.3 2.3 2.1 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगी। वो क्या होगी? कंप्लीट इंटीग्रल क्वांटिटी होगी। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, यहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, यहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। लेकिन यदि अपन बीच की कोई सिचुएशन एज्यूम करें तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होगी। अब इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होगी तो बोहर का जो लो है वो भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर वो नहीं रहेगा। यदि वो एनर्जी गेन कर रहा है तो हायर स्टेट में चला जाएगा, और एनर्जी लूज कर रहा है तो वो लोअर स्टेट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपना बोहर का 4th पोस्टुलेट है। तो इस मॉडल को थोड़ा सा हम हाइड्रोजन के लिए भी आगे अप्लाई करें। 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिट है, अलाउड एनर्जी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट्स है, उनको हम n की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। यहाँ मैंने पहले ही कर रखा है n = 1 n = 3 n = ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ भी हमने तो n की वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये इसके ऑर्बिट या अलाउड एनर्जी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इनको एक नया नाम दिया गया, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दिया गया।
ए एनर्जी लेवल्स ऑफ एच एटम कैन represented by n where n is equal to 1 2 3 and so on. n is called principal quantum नंबर। टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें से पहला क्वांटम नंबर है आपका एन, जो कि अपने को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। बी, बोहर ने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस के लिए अपने को फॉर्मूला दिया। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट है? हाइड्रोजन एटम का। अभी अपन केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला दिया उसने? रेडियस आर एन इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर। यहां A0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। यदि इसी को अपन एंगस्ट्रम में लिखें तो ये 0.529 एंगस्ट्रम। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जो भी वैल्यू अपने काम में आती है वो वैल्यू अपन ले सकते हैं। जनरली अपन पिकोमीटर या एंगस्ट्रम यहाँ पे काम में लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर। अब हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, मोस्टली n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में रहता है। तो n इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर 1 रखें इस फॉर्मूले में, तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 52.9 पिकोमीटर या 52.9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहां पर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम बोहर ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो रेडियस है इसको बोहर रेडियस या ग्राउंड स्टेट रेडियस कहा जाता है। ठीक, n इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन इज बोहर्स ऑर्बिट, और ये आपकी ग्राउंड स्टेट रेडियस या बोहर रेडियस कहलाएगी। तो बोहर ने हाइड्रोजन एटम की रेडियस के लिए फॉर्मूला दिया। सी आप देखिए, बोहर ने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की उसके ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया। क्या था फॉर्मूला? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, इसे हम डिनोट करें En से। इसका फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -RH 1/n स्क्वायर। यहां पर RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 × 10⁻⁻18
जूल, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 हो जाएगा सेकेंड के लिए, E2 इज इक्वल टू माइनस RH 1/2 का स्क्वायर। RH की वैल्यू क्या है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 और इंटू 1/4, ये आ जाएगी माइनस 0.0545 इंटू 10⁻18। यहाँ से हाइड्रोजन के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई हाइड्रोजन की, क्या हम बोहर के मॉडल को अदर एटम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, सम एक्सटेंट तक हम इसे अदर स्पीसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किन स्पीसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम बोहर के मॉडल को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन वैसे तो यदि न्यूट्रल स्टेट में देखें तो केवल हाइड्रोजन में होता है, लेकिन हम आयंस की बात करें तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन बना सकते हैं। तो उन पर भी ये मॉडल, ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करेंगे। देखिए क्या होगा, फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस, डायरेक्ट आयंस लिख देता हूं क्योंकि यदि अपन हाइड्रोजन के अलावा किसी के भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से क्या बनेगा, आयन बनेगा। आयंस लाइक He प्लस हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो He प्लस बनेगा। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Li+2 बनेगा। बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके लिए भी हम रेडियस और एनर्जी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, रेडियस, इनकी रेडियस का फॉर्मूला होगा Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। जैसे आपने किसकी बात करें, लिथियम की बात करते हैं, 4 लिथियम, इसके लिए हम थर्ड ऑर्बिट देख लेते हैं, ठीक है। एन, उसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लिथियम के लिए जेड कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी R3 ये आएगी 52.9 n 3 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 पिकोमीटर, ठीक है। ये 52.9 और इंटू 3 पिकोमीटर, ये आ जाएगी 7 8 और 15 पिकोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस इतनी होती है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस RH जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर है और n यहां पर क्वांटम नंबर है, जिस भी ऑर्बिट के लिए आप निकालना चाहते हो उस ऑर्बिट का नंबर n, और जेड है जिसके लिए आप निकालना चाहते हो। बेरिलियम के लिए जेड इज इक्वल टू 4 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस फॉर्मूला को काम में ले सकते हैं, ठीक है। बोहर ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है ना, काफी कॉम्प्लिकेट उसकी डेरिवेशन है, तो अपन केवल इतना याद रखें कि उसने इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी।
velocity of electron can also be calculated with help of Bohr model।